कंसेक्टिवली लोकसभा चुनाव के बाद 400 पार, 400 के नजदीक वो सारे कैलकुलेशन इस बार भी कैलकुलेशन हुए। क्या वोटर की नब्ज पकड़ने में ये गणित फेल हो रहा है, या फिर वो जो साइलेंट वोटर है कोट अनकोट में, वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है? दो चीज़ें हैं। जैसे फर्ज कर लो कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो कहीं ना कहीं एक किनारे जाकर के अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। बीजेपी के पास 27-30 सीटें कही जा रही थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पास लगभग 45 सीटों के आसपास 48 सीटें। तो वहाँ जाकर के वो ठीक बैठ रहा है, लेकिन हरियाणा में नहीं बैठ रहा है। अब सवाल ये है कि सैंपल साइज वही होता है, तरीका आपका वही होता है। कभी कभार ये भी होता है कि जिन लोगों के बीच में आप जाते हैं वो उतने मुखर नहीं होते हैं, वो अपने दिल में कुछ रखते हैं आपको जब आप कुछ देते हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा उदाहरण था जी। और छत्तीसगढ़ इसलिए है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के चुनाव से पहले, चुनाव के बाद एग्जिट पोल और चुनाव की काउंटिंग तक यह कोई नहीं मान रहा था कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार फिर प्रचंड बहुमत से रहेगी, भूपेश बघेल के जाने के कोई आसार नहीं है, यह सब मान रहे थे और वहाँ बाजी पलट गई। हरियाणा में भी यही है कि बीजेपी नहीं ही आएगी, कांग्रेस तो आ ही रही है। भूपेंद्र हुड्डा का भीड़ देख रहे हैं आप। ये भीड़ में आज से 10 रोज पहले जब जा रहा था उनके घर के बाहर, लश्कर जो गाड़ियों का था खत्म नहीं होता था। भीड़ ऐसी जैसे कभी तांता ही खत्म नहीं हो। और आज भी सुबह से उनके यहाँ लगातार भीड़ थी कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जनादेश जो होता है उसको हर बार आप पढ़ पाएं ये जरूरी नहीं है, इसलिए एग्जिट पोल हर बार सही हो पाए ये संभव नहीं। राहुल लाल, जनादेश को पढ़ना क्या बहुत मुश्किल होता है क्या? जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं हरियाणा को लेकर, मैं जम्मू कश्मीर को अलग रख देता हूं। 10 साल से इंतजार ही था कि चुनाव होंगे, कब होंगे। यहां तो चुनाव हो रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी नाम का एक फैक्टर भी था, फिर भी इतना पढ़ना मुश्किल कैसे हुआ? देखिए, वो मुश्किल इसलिए रहा कि अगर हम लोग अभी इस समय चुनाव आयोग के आंकड़े को देख रहे हैं तो कांग्रेस है इसमें 39.58% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस के वोट शेयर हैं 40.3%। मतलब सोचिए कि लगभग आधा % का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये जो इतने कांटे के मुकाबले की स्थिति बनी हुई है जो वोट शेयर के मामले में हम लोगों को दिखाई दे रही है, इसके अभी कुछ देर पहले तक ये अंतराल 3% का अंतराल था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 37 पे थी, कांग्रेस 40 पे। उसके पहले वो 5% का अंतराल था। जबकि तमाम अगर एग्जिट पोल्स में देखें तो वहां पे वो अंतराल 5 से 7% का दिखाई दे रहा है। तो इतने कांटे के टक्कर में अगर वो लोग खुद भी कहते हैं कि 5 आगे पीछे, तो हमें लग रहा है कि ये कठिनाई का चीज़ है। और हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 2019 के में भी हम लोगों ने देखा था कि एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को 78 तक की सीटें दे दी गई थी। लास्ट में बीजेपी 40 सीट पे आई। इस बार बीजेपी की सीटें घटाई गई तो बीजेपी अभी इस स्तर पर दिख रही है। लेकिन एक चीज ये भी जरूर है कि ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब इतने कांटे की टक्कर की स्थिति अलग अलग जगहों के आधार पर आप कह रहे हैं कि नतीजों पर निगाह बनाए रखिए, जैसा कि अभी जयराम रमेश की तरफ से कहा गया और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया, नेताओं की तरफ से कहा गया। अरविंद मोहन सर, जो रुझान अभी नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्लियर मैंडेट यहां कांग्रेस एनसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि एनसी तो अकेले ही यहां बहुमत जुटाती हुई लगभग नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा में यह अंतर इतना बड़ा कैसे हो गया? और क्या आपको भी लग रहा है कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, हो सकता है यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि नेक टू नेक है फाइट अभी तक? नहीं, हरियाणा में अब मुझे नहीं लगता कि चीज़ें पलट जाएंगी। पलटने की स्थिति 12 बजे से पहले ही हो सकती थी, उसके बाद अब यही ट्रेंड मैच्योर होगा, 1-2 सीटों का फर्क होगा उनका। असल में 2 चीज़ें हुई इस चुनाव के पहले। बीजेपी को ये लग गया था कि एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है, तो उसने चीफ मिनिस्टर बदला। मेरे ख्याल वो मूव भी उसको फायदा कर दिया। और दूसरा जो उसने होशियारी की, हम सब लोग कल तक ये चर्चा कर रहे थे कि CSDS के आंकड़े बताते हैं कि जाटों में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला था कांग्रेस की तुलना में। इसके बावजूद उसने गैर जाट पॉलिटिक्स करने का तय किया और नायब सिंह सैनी को आगे किया। मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा फायदा इसका हुआ, क्योंकि जाट ताकतवर जाति है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 27-28% उनकी आबादी है, लेकिन वो लाउड और ज़्यादा हो जाते हैं। वो जैसे आप अभी राणा भी बोल रहे थे कि लाउड ज़्यादा होते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास आप देखें तो ऐसे लग रहा था पिछले 2-1 महीने से कि अब तो उससे भी लोकसभा चुनाव के समय से गाड़ियों का रेला, लोगों का रेला, तो ये लाउड होना मुझे लगता है कि समाज का बड़ा सेक्शन बर्दाश्त नहीं करता है।
और आप बीजेपी पे अब गौर करेंगी तो आपको लगेगा कि यादवों का नेता, सैनियों का नेता, गुजरों का नेता, फिर पंजाबियों का नेता, अगर इन सब ग्रुप्स को, ब्राह्मणों का, ये सारे ग्रुप जो गैर वहाँ ताकतवर हैं, वो सारे वोट बीजेपी के हक में। तो जैसे जाटों का व्यवहार थोड़ा लागू हुआ है, और ये आपको बिहार चुनाव गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे वहाँ यादव थोड़ा लाउड हुए, फिर अचानक 2 फेज के बाद चुनाव पलट। अच्छा अरविंद सर, कांग्रेस नंबर्स में तो नीचे जा रही है, लेकिन चुनिंदा वो चेहरे कांग्रेस के निगाह रहेगी कि कौन हारता है कौन जीता है, कहीं वो भी ना हार जाएं जिन चेहरों पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। तो वो कंस्टिट्यूंसी असल में काफी मजबूत वाले हैं, मैं कहूँगा। अभी तक हम लोग जो कांग्रेस के जिन चेहरों पे नजर लगाए हुए वो मुख्य रूप से जाट कंस्टिट्यूंसी का है, और अंबाला की सीटों पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो संजा के कांग्रेस में ये दरार भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उभरी, जो बहुत अरविंद जी, साफ कर 2-3 दिया चीजें गया हैं। हरियाणा का वर्डिक्ट जो है ना, समझना बहुत ज़रूरी है, ये आसान नहीं है। लगातार तीसरी बार कोई पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपने बूते सरकार बना रही है। 2 बातें मैं देख रहा हूँ। एक तो दुष्यंत चौटाला पिछली बार 15% वोट, 10 सीटें सरकार में, और वो ख़त्म हो गए, 1 सीट नहीं है। ये वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, या तो कांग्रेस के पास है या बीजेपी के पास है, अदर्स के पास कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो आईएनएलडी बीएसपी का एक कॉम्बिनेशन है, और उसमें भी अभय चौटाला बाप बेटे के पास 2 सीटें हैं, बाकी 3 सीटें देखनी हुई किसके पास गई हैं। लेकिन बहुत ही क्लियर कट मैंडेट है, फ्रैक्चर्ड नहीं है, बीजेपी के हक में है। दुष्यंत चौटाला और आम आदमी पार्टी, इन दोनों का वजूद ना के बराबर है। कारण अरविंद सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज और है इसमें जो दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये बीजेपी हारती लड़ाई जीती है और कांग्रेस जीतती लड़ाई हारी है। तो ये बीजेपी की जीत जितनी बड़ी नहीं है उतनी कांग्रेस और हुड्डा की हार है। उन लोगों के हाथ में बाजी आ गई थी, लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था पूरी तरह से कि बाजी हुई, उसके बाद वो हारे हैं। अपने विरोधियों को, पार्टी के अपने विरोधियों को कोई मान सम्मान नहीं दिया। टिकट बंटवारे में मुझे लगता है कुछ जगह गड़बड़ हुई, और दूसरी ओर बीजेपी एकदम लो रह के खेलती रही, तो कहीं से भी वो लाउड नहीं। और जैसे थोड़ा जाटों का व्यवहार लाउड हुआ है, उनको उसका लाभ मिल गया। और ये समाज में इस किस्म का व्यवहार, ये डेमोक्रेसी असल में बहुत वोट बढ़ भी गया अलग अलग पार्टियों में। नहीं, देखिए नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यवहार भी देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो इस समय जितने देश में मुख्यमंत्री है उसमें सबसे बड़ा सौम्य व्यक्तित्व है। मतलब उनसे किसी का मिलना, आज के समय में मुख्यमंत्री से मिलना एक बड़ी असंभव सी स्थिति है, एक सामान्य आदमी जाके मिल सके। लेकिन पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों तक को भी ये चीज़ कहा। मेरा अपना व्यक्तिगत भी मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मैं गया तो बहुत आसानी से, बिना किसी मेहनत के समस्या के आसानी से जाके मिल सका। तो ये अनुभव किसी दूसरे मुख्यमंत्री के साथ मिलना बड़ी राहुल मुश्किल जो चीज़ कह रहे है। हैं, मुझे लगता है कि इसको बहुत मतलब अंडरलाइन किया जाना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से पूरे हरियाणा में ये संदेश भेजा कि ये दरवाज़ा आपके सेवक का है, हमेशा खुला हुआ है, जब भी आप आएंगे हम मिलेंगे। और वो पूरी तरीके से खुला है। एक छोटा उदाहरण, मैं इंटरव्यू करने के लिए गया तो मैं बाहर आया तो एक आदमी मुझे मिला, तो उन्होंने कहा कि रात में 12 बजे के आसपास हम लोग आए सिर्फ इस देखने के लिए कि मुख्यमंत्री मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 12:05, 12:07 के आसपास वो अंदर से आए, तो बोले कि हाँ बताओ। तो बोले कि बस कुछ नहीं, हम देखने आए थे कि आप मिलते हो कि नहीं मिलते हो। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई आदमी दरवाज़ा खोलता हो और इतना डाउन टू अर्थ हो जाए, तो और ये हरियाणा, ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा। लेकिन अरविंद जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि इसकी चर्चा बड़ी हुई कि आखिर के 3 दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरीके से जीटी रोड पर रोड शो किया, या फिर दक्षिणी हरियाणा में 2 रैलियां की, महेंद्रगढ़ में किया, नूह में किया, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी कि ये चेंज कर देगा, ये गेम चेंजर होगा, ये अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन पूरे जीटी रोड के इलाके में अंबाला से लेकर के सोनीपत तक आप सीटें देखें तो कांग्रेस हारी हुई है। तो क्या राहुल गांधी बिल्कुल हरियाणा में नहीं चल रहे हैं? नहीं, चल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मिसफायर हुए, लेट हुए। वो जिस समय से उनको लगना चाहिए था, उनको और प्रियंका को, वो समय उन्होंने टिकट बंटवारे के समय से लगना चाहिए था, वो समय उन्होंने दिया नहीं। असली नुकसान वही हुआ है। और ये जो दरार उभरी आपस की,
उस दरार को भी पाटने का काम काफी लेट किया गया। जब ये बीजेपी उसका लाभ लेने की स्थिति में आ गई, तब जाके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को खड़ा करके आ गए। ये कोशिश पहले ये दरार बाहर सबको दिख रही थी और कांग्रेस के लीडरों को दिखाई न दी। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंशुमान जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं इस वक्त। आप दोनों का बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सबसे पहले जी बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद जी, क्या वाकई उम्मीद थी आपको? सुबह तो जलेब बढ़ गए थे, जलेबी दिवस की बात हो गई थी। मुझे लगता है जलेबी दिवस आप लोग मना रहे हैं आज। देखिए, हमें उम्मीद थी। मैं आपके चैनल पे जिस दिन वोटिंग हो रही थी वहां पे था, एग्जिट पोल के समय भी वहां पे था, और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़ा है। हमने 36 जाति की बात की, हमने किसी एक जाति की बात नहीं की, एक धर्म की बात नहीं की, एक रीजन की बात नहीं की, एक इलाके की बात नहीं की, हमने पूरे हरियाणा की बात की। और हरियाणा के लिए हम लोगों ने रोड मैप प्रस्तुत किया और हम लोगों ने करके दिखाया है कैसे आप लोग 1000 रुपए भी बुजुर्गों को नहीं दे पाते थे। हमने लगातार 3000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दी है। हम लोगों ने लगातार घर घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, लगातार 6000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं और 24 फसलों को एमएसपी की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो पर्ची और खर्ची का जो चलन हरियाणा में चल रहा था कांग्रेस की वजह से, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जीजा जी किसी भी जमीन को पसंद करते थे, जमीन हथियाली जाती थी, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। खेमचंद जी, लोगों में नाराजगी तो थी, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसी हरियाणा से आता हूं जिस हरियाणा में आज परिणाम आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि चेहरा बदल पॉलिटिक्स जो बीजेपी ने गुजरात से अमल में लानी शुरू की एक बड़े लेवल पर, वो यहां काम कर गई? सारी नाराजगी का चेहरा आपने हटा दिया, लोगों की नाराजगी कम हुई और वोट आपके पास आ गए। नहीं, आप देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। आप देखिए, जहां से एमएल खट्टर साहब आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है। अभी वो एज अ मेंबर पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जीते, उनके एरिया में एमएलए भी अच्छे तरीके से जीते हैं। देखिए, लोग देखते हैं कि पार्टी की विशिष्टता क्या है। वहीं राहुल गांधी जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, यूएस में जाके कह रहे हैं कि सिख कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। कितना बड़ा झूठ है। खैर, इन्होंने कितना असर डाला? राणा सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राणा सर, क्या चेहरा बदल पॉलिटिक्स काम की है हरियाणा में? क्या उस नाराजगी को चेहरा बदल कर कम किया गया, वो नाराजगी जो लोगों में थी? मुझे लगता है पहले तो लोगों ने कहा कि नायब सिंह सैनी को थोड़ी देर से लाया गया और बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के ये प्रयोग चेहरे बदलने का, चाहे उत्तराखंड में हो, गुजरात में हो या फिर हरियाणा में हो, वो काम कर रहा है। लोगों के बीच में मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री अगर लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है तो बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देती है, मुख्यमंत्री बदल देती है। और नायब सिंह सैनी को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच यह संकेत भेजने में बीजेपी कामयाब रही कि हमने आपके मुताबिक अपना नेता या मुख्यमंत्री बदला है। और नायब सिंह सैनी का फायदा हुआ है। मुझे लगता है बीजेपी को फायदा इसका मिला है।